वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं। FI इमिग्रेशन कराची ने साल 2023 के दौरान संगीन जराइम में मतलूब 69 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिमों में 21 पंजाब पुलिस, 32 मुलजिमान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची को मतलूब थे। आपको बताते चले मजीद तफसीलात। कराची FI इमिग्रेशन की कामयाब कार्रवाइयाँ जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। काशिफ मुनीर हमारे साथ है, न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे, उनसे जानते हैं। जी काशिफ, बताइएगा। जी, साल 2023 के दौरान अगर देखा जाए तो FIA ने कराची एयरपोर्ट की अगर सूरत बताऊं तो तकरीबन 32 लाख से ज़ायद जो मुसाफिर है जिनको FIA ने कराची एयरपोर्ट पे कामयाबी के साथ प्रोसेस किया है, जिसमें 11,441 परवाज़ों से 17 लाख के करीब जो मुसाफिर हैं वो कराची एयरपोर्ट से रवाना हुए, जबकि 11,041 परवाज़ों से 15 लाख के करीब मुसाफिर जो हैं वो कराची एयरपोर्ट पहुँचे हैं। साल 2023 में FIA ने इमिग्रेशन ने जो संगीन जराइम में मतलूब लोग थे उनमें 69 के करीब जो है वो कराची एयरपोर्ट में उनको गिरफ्तार किया है। 37 मुलजिमान वो हैं जो मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जबकि 32 मुलजिमान को पाकिस्तान पहुंचने पर जो है गिरफ्तार किया गया और इनका नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में जो है वो शामिल था। जो मतलूब मुलजिमान थे ये पंजाब पुलिस, KP बलूचिस्तान और इस्लामाबाद पुलिस को जो है वो मतलूब थे। साल 2023 के दौरान जो है वो 57 मुसाफिरों को जो है वो जाली दस्तावेजात पर जो है वो ऑफलोड किया गया, जबकि 36 गैर मुल्की वो लोग थे जो पाकिस्तानी पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहे थे, उनको भी जो है वो ऑफलोड किया गया। काशिफ मुनीर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। पंजाब में हिफाजती टीका जात की मुहिम खतरे में है। हुकूमत ने महकमे सेहत के हजारों मुलाजिमीन से कन्वेंस अलाउंस वापस ले लिया है। डायरेक्टर IPI पंजाब ने अलाउंस वापस लेने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फैसले से सूबा पंजाब से जायद आपको बताते चलें कि जो अफराद वो मुतासिर होंगे, लाहौर में 350 वैक्सीनेटर्स फैसले की जद में आएंगे और डायरेक्टर IPI पंजाब ने अलाउंस वापस लेने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मोहसिन अलवी लाहौर से न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ हैं। मोहसिन अलवी, बताइएगा, 6000 से ज्यादा वैक्सीनेटर्स इससे मुतासिर होंगे, क्या वजह थी? आज बिल्कुल निगरान हुकूमत की जानिब से ये इक़दाम उठाया गया है। हुकूमत ने महकमा सेहत के हज़ारों मुलाजमीन से कन्वेंस अलाउंस वापस ले लिया और ये तमाम वो मुलाजमीन हैं जो सूबे भर में मुख्तलिफ 10 अक़साम के जो हिफाज़ती टीका जात है वो लगाने के लिए घर घर गली गली जाते हैं और उसके लिए जो कन्वेंस इनको दी जाती है उसके लिए अलाउंस जो है, कन्वेंस अलाउंस जो है वो काट लिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है, जिसका मतलब ये होगा कि अब मुलाजमीन जो हैं वो ये हिफाज़ती टीका जात लगाने के लिए गली मोहल्लों में नहीं जा सकेंगे। जो काउंटर सेंटर कायम किए गए हैं वहाँ पर ये रहेंगे और इसके लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको घरों में जाके वैक्सीनेशन कर दी जाती थी, इसको खत्म कर दिया गया है। इससे पहले 2023 के अंदर हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सिर्फ अफसरान जो हैं उनको अलाउंस नहीं मिलेगा, जो मुलाजमीन उनको अलाउंस दिया जाएगा। लेकिन अब उसी नोटिफिकेशन के अजीज जाते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया और इन वैक्सीनेटर से जो है वो फ्यूल जो है उसके बदले दिए जाने वाले पैसे वापस ले लिए गए हैं, जिसके बाद ये जितने भी हिफाज़ती टीकाजात की मुहिम है तो उसमें शदीद खतरात में पड़ गई। जबकि मुलाजिम का ये कहना है कि जब उनके पास पैसे भी होंगे, जब उनको कन्वेंस अलाउंस नहीं दी जाएगा तो ये मुमकिन नहीं है कि वो घर घर जाके हिफाज़ती टीकाजात की मुहिम को जारी रख सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन अलवी। घोटकी का रुख करें तो घोटकी में खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है। खानपुर महल में मजीद एक और बच्चा खसरे से जाँ भाग हो गया। एक हफ्ते के दौरान खसरे से जाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो गई है। आपको बताते चलें कि खसरा वबाई सूरत इख्तियार कर गया है। घोटकी में खसरा बढ़ चुका है। खानपुर महल में मजीद एक और बच्चा खसरे से जाँ भाग हो गया। एक हफ्ते के दौरान बात की जाए तो खसरे से जाँ भाग होने वाले जो बच्चे हैं उनकी तादाद 7 हो चुकी है। तो खानपुर महल में बताते चलें कि जो खसरे की वबा है वो जो खसरे की बीमारी है वो वबाई शक्ल इख्तियार कर चुकी है और वहाँ पर अगर बच्चों की बात की जाए तो 7 बच्चे हैं जो कि इससे जाँ भाग हो चुके हैं और इसके अलावा खानपुर महल में एक और बच्चा खसरे से जाँ भाग हो गया है। एक हफ्ते के दौरान जाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद जो कि खसरे की वजह से है वो 7 हो चुकी है। इस हवाले से इकदाम भी किए जा रहे हैं। घोटकी का इलाका है जहाँ पर खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है। तो मामला यह है कि एक हफ्ते के दौरान खसरे से जाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो चुकी है। खसरा वबाई शक्ल इख्तियार कर चुका है घोटकी में और जाँ भाग होने वाले बच्चों की तादाद 7 हो चुकी है। एक और बच्चा जाँ भाग हो चुका है। गाजी वसीर हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। गाजी वसीर, बताइएगा, खसरे से 7 बच्चे जाँ भाग हो चुके हैं, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि घोटकी की तहसील खानपुर मार उनके नवाही इलाके जो हैं वहाँ पे खसरे की जो बीमारी है वो उसमें जो है
वो एक खतरनाक सिचुएशन पैदा हो गई है, जिस वजह से जो है एक ही गांव के 40 से ज्यादा बच्चे जो हैं वो खसरा में मुब्तला हैं। और मजीद में आपको ये भी बता चलूं कि एक बच्चा जो है वो खसरे के बायस जाँ बहक हुआ है। गुज़िश्ता 7 दिनों में जो है 7 बच्चे जो है खसरे के बायस जाँ बहक हुए हैं। जिला इंतजामिया और हेल्थ की डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे हैं, ना ही खतरे के कोई बचाव के लिए टीके लगाए जा रहे हैं, ना ही वहां पर मेडिकल की सहूलियात फराम की जा रही हैं, ना ही कोई DHQ अस्पताल घोटकी में या खानपुर महर में कोई ऐसा यूनिट कायम किया गया है जिसमें खसरे के बच्चों का इलाज किया जा सके। जी, कोई किसी किस्म के कोई इंतजामात नहीं किए गए। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कराची के इलाके कोरंगी में सीवरेज का बदतरीन निजाम हल्का PS से 94 अवामी मसाइल का गढ़ बन चुका है। टूटी फूटी सड़कें और उबलते गड्ढे से जहां दुकानदार परेशान है, वहीं सड़क से मुसाफिरों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। मज़ीद तफसीलात हम जानते हैं कराची से हमारे नुमाइंदे हमाद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। जी हमाद, बताइएगा वहां पर क्या इंतजाम किए जा रहे इस हवाले से? जिस वक्त मैं कराची के ज़िले कोरंगी PS 94 में मौजूद हूँ, जहाँ पर सीवरेज की लाइनें चौक होने से रोडों पर सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेरे कैमरामैन जुल्फ़िकार अली आपको इस वक्त की सूरत हाल दिखाएं कि यहाँ पर जो है नाले चौक हुए हुए हैं, जिसकी वजह से जो है पानी निकासी का अमल रुका हुआ है और जो मेन होल हैं वो गटर उबलने लगे हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर गटर का पानी गंदा खड़ा हुआ है, गड्ढे पड़ चुके हैं। कुछ माह पहले ही ये रोड जो है वो बना था, जिसके बाद सीवरेज की लाइनें नहीं डली थी। सीवरेज की लाइनें चौक होने के बायस यहाँ पर गटर का गंदा पानी खड़ा हो गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को, दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दुकानदारों ने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर मलबा डाला हुआ है, क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं आप लोग? तकरीबन 6-7 महीने से खड़ा हुआ पानी, दरमियान में 2-3 मरतबा लाइनें में खुलाई हैं, मशीनें लगी हैं, उसके बाद कोई प्रॉपर हल नहीं है इसका। जब तक ये बंज की लाइन नहीं होगी, सफाई नहीं होगी, जब तक ये लाइन नहीं चलेगी। तो उसके अलावा मतलब ये खड्डे हो गए हैं कि यहाँ आए दिन कोई ना कोई गिरता रहता है, कोई गटर में गिरता है, कोई बेचारा इस पानी में गिरता है, कोई पीछे गिरता है। जी, हलकों की लड़ाई की वजह से जो है वो ये रोड जो है वो लवारिस बना हुआ है, दीगर हलकों की वजह से जो है एक दूसरे पर काम डाला जा रहा है और इस रोड की मरम्मती का काम नहीं किया जा रहा, ना ही सीवरेज लाइनों को खोला जा रहा है। जी ठीक है हमाद, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। मौसम की बात करते हैं। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत -5 तक गिर गया है। मरी में सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई है। सयाह बर्फबारी से कैसे लुत्फानंदोज हो रहे हैं, ये हम जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ ताज बुखारी से। जी ताज, बताइएगा मरी की क्या कंडीशन है? जी बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कौसार मरी माल रोड के ऊपर, जहाँ पे इस वक्त भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। और अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर इस वक्त -5 तक गिर चुका है। और गुज़श्ता रात जो है वो फिर एक साने मरी जो है वो दोबारा होते होते रह गया। आपको बताता चलूँ कि महकमा NHA और महकमा हाईवे मैकेनिकल की नाअहली की वजह से GT रोड और मोटरवे दोनों जगह पे फिसलन के बायस ट्रैफिक जो है वो जाम हो चुकी थी, जिसमें गाड़ियों में मासूम बच्चे, औरतें और बुजुर्ग शामिल थे। जब यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मरी आगा ज़हीर अब्बास शराजी को इसकी इत्तला मिली तो वो अपनी टीम लेकर मौके पर गए और जाकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से जो है वो गाड़ियों को वहाँ से रास्ता क्लियर करवा के निकलवाया। तो लोगों का कहना ये है कि अल्लाह ना करे अगर यही अफसरान और इसी तरह की मशीनरी जो है वो रही तो खुदा ना खास्ता फिर कोई साने मरी होने का अंदेशा है। लिहाजा फौरी तौर के ऊपर महकमा हाईवे को नई मशीनरी दी जाए और इन लोगों को सख्ती से ताकीद की जाए कि बर्फ के दौरान जो है वो शाहराहों को हर सूरत में क्लियर रखें ताकि किसी साने खुदा ना खास्ता किसी बड़े साने से जो है वो बचा जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देरबाला में बर्फबारी से सयाहती मकामात को कुदरती मनासिर की खूबसूरती को मजीद चांद लग गए हैं। हर सू सफेदी छाने से लवारी टॉप, लवारी टनल, कुमरात के खूबसूरत मनासिर मजीद निखर गए। इन दिलकश नज़ारों को देखने के लिए सयाह उमड़ आए हैं। तफसीलात जानते हैं शीरी हजरत की इस रिपोर्ट में।
नज़ारों को देखने के लिए सयाह दूर दराज के इलाकों से लवारी टनल का रुख करने लगे। कोई अपनी फैमिली के साथ तो कोई दोस्तों के साथ बर्फबारी का लुत्फ उठाने यहाँ पहुँच गया। मैं पापा के साथ आई हूँ, मेरी फैमिली भी आई है यहाँ पर और हम यहाँ पर बर्फबारी एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छी तरह हमने पिक्चर लिए और वीडियोस बनाए। फैमिली के साथ आई हुई बच्ची का कहना था, हमने बर्फबारी को बहुत एंजॉय किया, तस्वीर और वीडियोस भी बनाई। आकर बहुत अच्छा लगा, ये जगह बहुत खूबसूरत है। यहाँ आकर हमने बहुत हंगामा किया, ये होटल वाली भी काफी तंग थे। सयाहों का कहना है कि सब लोग यहाँ आएं और खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ उठाएं। बुलंदोबाला पहाड़ों पर सफेद बर्फ और दिलकश नजारों में सयाह सर्दी की शिद्दत से बेनियाज खूब मौज मस्तियाँ करते हैं। कैमरा टीम के साथ शीरीन हजरत, नियो न्यूज, दीरबाला। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। गज़े का रुख करते हैं जहां पर मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला अभी भी जारी है। जिले भर के तमाम इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी नीचे गिर चुका है। बर्फबारी के बाद खुश्क साली में कमी आएगी। तफसीलात जानते हैं खिज़र में मौजूद हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद हुसैन, बताइएगा। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं ज़िला गिज़र में मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है। ज़िली हेडक्वार्टर गाकूस की बात करें तो यहाँ पर दर्जा हरारत कम से कम -8 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा -2 रिकॉर्ड किया जा रहा है और सर्दी की शिद्दत में खातिर ख्वाह इजाफा भी देखा जा सकता है। जबकि गिज़र के बलाए इलाके फंड, टेरू और इश्कोमन में भी हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ पर मौसम अब्र आलूद है। दूसरी जानिब यहाँ पर बारिश के बाद खुश्क जो सर्दी थी उसकी शिद्दत में कमी आ चुकी है और मौसमियाती बीमारियाँ भी कम होती नजर आ रही है। बारिश का ये सिलसिला एक हफ्ते तक जारी रहने के कवी इम्कानात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। फ्री की शटल सर्विस शुरू करें जो हर आधे घंटे बाद निश्तर 1 से चले और हर आधे घंटे बाद निश्तर 2 से चले, तो मरीज़ों के लिए वो सर्विस हो और ऑलरेडी डॉक्टर्स भी अगर उसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो वो कर सकेंगे ताकि यहाँ पे आने के लिए उनको कोई दिक्कत ना हो। आज एक और हॉस्पिटल जो 2017 से 16-17 से मुकम्मल था वो DHQ हॉस्पिटल था जिसका नाम आज हमने साउथ सिटी हॉस्पिटल मुल्तान रखा है और वो भी ऑपरेशनल हो गया है 100%। वो भी पिछले 7-8 साल से हॉस्पिटल बन के बिल्डिंग खड़ी थी और वहाँ पे कोई नाम नहीं था कि हॉस्पिटल को तैयार कर लिया जाए। तो हेल्थ डिपार्टमेंट उसके ऊपर भी बहुत मेहनत की है और उसको ऑपरेशनल कर दिया है। तो मेरा पूरी टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट, IDAP और जितनी हमारी टीम है, जिस डिपार्टमेंट को मैं मेंशन करूं वो कम होगा, हर एक ने मेहनत की है और अल्लाह का शुक्र है कि आज ये 2 हॉस्पिटल्स ऑपरेशनल हो गए हैं। एक हॉस्पिटल हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल जो है पहले का ऑपरेशन करके जा चुके हैं, अब रह गया निश्तर 1, उसकी रेनोवेशन का काम जारी है। इंशाल्लाह ताला वो भी अगले हफ्ते के अंदर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एक दफ़ा मुल्तान के हॉस्पिटल्स की, बहावलपुर का हॉस्पिटल भी तकरीबन करीब है, रहीम यार खान वाला भी तकरीबन कंप्लीशन के करीब है, DG खान वाला हमने ऑलरेडी इनॉग्रेट कर दिया है। तो इस पूरे रीजन के जो हॉस्पिटल्स हैं इंशाल्लाह ताला आप उनकी नई शक्ल और नई फॉर्म देखेंगे ताकि पब्लिक को रिलीफ मिल सके। थैंक यू जी। काम किया है, हमारी जो नस्लें आपको दुआएं देंगी, लेकिन बहुत अच्छी बात है आप एक तो कार्डियोलॉजी भूल गए, कार्डियोलॉजी भी आपने मुकम्मल करवा दी है। कार्डियोलॉजी मुकम्मल हुआ है, बिल्कुल कार्डियोलॉजी मुकम्मल। यहाँ के डॉक्टर्स की थोड़ी सी डिमांड है कि अगर यहाँ आपको मौका मिले, उनको नई भर्तियाँ हो जाएँ इस वसेब के, वो डॉक्टर जब तक हमने करी है, हमने 250 डॉक्टर यहाँ पे नए भर्ती किए हैं जी। 250 डॉक्टर यहाँ पे भर्ती हुए हैं और वो सारे के सारे इसी इलाके के डॉक्टर्स हैं जो आए हैं। और मेरा ख्याल है कि यहाँ पे नई नौकरियाँ जो मिली हैं, जो हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सेज हैं, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी मिली है और सब अल्लाह का शुक्र है मेरिट पे यहाँ पे भर्ती हुए हैं जी। सर आपकी गवर्नेंस को मोसेस मीट का नाम दिया गया है सर, तो आप समझते हैं कि अगर यहाँ के लोग इस ख्वाहिश का इजहार करें, पंजाब के लोग, कि आप अमली पॉलिटिक्स में
आए इस तरह के बाद, तो आपको कैसा लगेगा? नहीं, अब वापस काम पे जाएंगे या पीसीबी वाला अगर टास्क मिलता है तो उसके ऊपर कुछ करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स से कोशिश करेंगे कि अभी फ़िलहाल दूर रहें तो अच्छा है। नहीं, फ़िलहाल का मतलब है कि दूर रहें तो अच्छा है। ठीक है, आने वाले जो सीएम है उन पे भी हमें तो काम करेगा, बिकॉज ये अगर मुमकिन नहीं है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपको मेहनत के बगैर हो जाएगा। सर, चिल्ड्रन कम्प्लेक्स हमने देखा है जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था जनूबी पंजाब के लोगों ने, जिस तरह आपने वो किया है, ये भी स्टेट ऑफ द आर्ट, ये सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं बल्कि बलूचिस्तान और सिंध के लोगों को भी इससे फ़ायदा होगा। ये जो सर शहर से 20 किलोमीटर दूर है, डॉक्टरों की रहाइश के लिए अभी तक कोई बंदोबस्त नहीं किया। नेक्स्ट फेज में मेरा बस चलता तो मैं ज़रूर कर देता, लेकिन मेरे ख्याल है आने वाली गवर्नमेंट वो भी करेगी, और एक और हॉस्पिटल जो है वो गला मंडी वाला मुझे उम्मीद है वो कंप्लीट करेगा। इसका जो फेज़ 2 है उसमें डॉक्टरों की रहाइश का है जो बहुत ज़रूरी है, तो मैं बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो इंशाल्लाह नई आने वाली गवर्नमेंट उसको शुरू करेगी। आज हम यहाँ पे सेफ सिटी का प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं मुल्तान में। सेफ सिटी के हेड आईजी साहब, पीआईटीबी के हेड सारे साथ आए हुए हैं। ये मुल्तान के लिए एक बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। अभी हम कैडेट कॉलेज की ग्राउंड ब्रेकिंग करके वहाँ पे काम शुरू हो गया कंस्ट्रक्शन का, वो एक मुल्तान के लिए बड़ा अच्छा रिलीफ होगा। शुजाबाद का जो फ्लाईओवर है वो ऑलरेडी बन रहा है, वो थोड़ा सा एनओसी वगैरह की वजह से, रेलवे की वजह से थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन वो भी हम इंशाल्लाह ताला एक माह में कंप्लीट हो जाएगा, बड़ी हमें उम्मीद है। तो आज नवाबपुर रोड की काम शुरू कर रहे हैं, वो भी बड़ी देर से पेंडिंग पड़ी हुई थी। हमारी कोशिश है कि वो भी जल्दी ख़त्म हो जाए। शुजाबाद जलालपुर पीरवाला आपने की है, शुजाबाद हाँ पीरवाला वाली रोड ऑलरेडी हम कर गए। तो ये मुल्तान के लिए छोटी छोटी चीज़ें थी जो हम समझते थे कि ज़रूरी हैं, और जो कमिश्नर और इनके टीम से फीडबैक आता था वो हम उसके लिहाज से कोशिश करते रहे कि वो पूरी कर लेंगे। आपने मुल्तान को इतना कुछ दिया, क्या कोई खुशी मोहब्बतें हैं मुल्तान के साथ? मुल्तान वही मोहब्बतों वाला शहर, तो मुल्तान से बिल्कुल मोहब्बत है। सीएम स्पीच के साथ आईजी साहब बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने जो अब मुल्तान के हमारे यहाँ सालगिरह होने लग गई हैं, फोटो सेशन होने लग गए हैं, तो मैं ज़रूर उनको थोड़ा सा सामने कहूँगा कि ये इसी तरह बहाल भी रहेंगे, क्या कहेंगे, क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ तो मैं थानों में मुसलसल आईजी साहब ने जिस तरह तब्दीली की है थानों में और जिस तरीके से रेनोवेट किए हैं वो भी एक मिसाल है। आज हम एक और थाना इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, कौन सा वाला? सीजल माड़ी। तो 40 पुलिस स्टेशन का, और हमने 1 से 2 दिन में हम पंजाब में नए 40 पुलिस स्टेशन जो हैं वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जिनके ग्राउंड हो रहे हैं 34 जो शुरू किए हुए थे वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आईजी साहब ने अपनी फोर्स के लिए बहुत काम किया है, और जो 1 साल इन्होंने दिन रात लगाया है उसका रिज़ल्ट सामने आ रहा है। क्राइम रेट ओवरऑल 30% पूरे पंजाब में कम हुआ है, जिसके ऊपर हम खुशी से कह सकते हैं कि खाली थानों की रेनोवेशन नहीं की बल्कि क्राइम रेट और बाकी चीज़ों को भी कम करके जा रहे हैं। अल्लाह ताला आईजी साहब को कामयाब करे और कंटिन्यू कराए ताकि पुलिस के लिए और काम हो सके। आपने एक ऑर्डर किया था हमारे कहने पे कब्रिस्तानों का, तो कमिश्नर साहब ने उस पर ऑपरेशन शुरू करा दिया। तो उसको ये है कि ये जो जगह बचेगी, इनकी कई कब्रिस्तान ऐसे हैं जिनमें 4 दीवारी की अभी भी ज़रूरत है, तो अगर कोई स्पेशल फंड इसके लिए हो जाए अब तो मेरे ख्याल अगली हुकूमत को करने दें। जी जमशेद साहब, सर इस एरिए में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने के लिए कि शहर हमारे पास है, उसका अप्रोच बढ़ाने के लिए क्या स्टेप्स और लिए जा सकते हैं? यहाँ अप्रोच अभी बहरहाल थोड़ा सा इशू बन सकता है, और दूसरा कि ये क्योंकि सबर्ब्स में है तो यहाँ थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के हवाले से खास तौर पे जो पुलिस की जो सिक्योरिटी है, ताकि रात को जो लेट नाइट पुलिस आ सकते हैं, चीज़ें आ सकते हैं, इस रूट पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं इस रूट पे हम और ज़्यादा पेट्रोलिंग कर देते हैं ताकि इस क्राइम को कम कर सकेंगे। अब इंशाल्लाह ताला मुल्तान की जो 2-4 चीज़ें रह गई वो इंशाल्लाह कंप्लीट कराएंगे, और मुल्तान के शहर बीसीजी चौक वाला जो है लोगों का देना मुतालबा है वो बड़ी पिछली मीट में मैंने आपसे ये सवाल किया था तो लोगों ने बीसीजी में बड़ी हौसला अफजाई की कि वो छोटा जब स्कूल की छुट्टी होती है, ये कमिश्नर साहब मेरी आंखों से आके मिलाए हुए हैं, ये एक दफ़ा उस जगह से गुजर के देखे कि लोग कितने तंग होते हैं, ये स्टूडेंट कॉलेज के लोग भी पढ़ के आएंगे, छोटा सा देता है और वो गाड़ियाँ तबाह कर देता है, हर चीज़ वो उन्होंने भेज दिया पीएनडी में कमिश्नर साहब ने। कमिश्नर साहब माशाल्लाह जितने एक्टिव हैं, कम लोग इस तरह के एक्टिव हैं, आप यकीन करें ये रात को 2 बजे भी साइट्स पे विज़िट कर रहे होते हैं।
2:30 बजे भी कर रहे होते हैं। तो कमिश्नर साहब अगर कोई चीज़ आए तो ये छोड़ते नहीं है, बल्कि हमें सबको सेक्रेटरी CNW, सेक्रेटरी हेल्थ सबको जगा के रखते हैं कि जी ये चीज़ें ऐसे करनी है। तो उन्होंने PND भेज दिया, जैसे अप्रूव होगी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। आप लोगों का सा वादा था, मैं हर शहर में तो कर नहीं सकता था, लेकिन ये है कि कम से कम आप लोगों को लाहौर में प्लॉट मिल जाएगा, वहाँ पे आप बेच के यहाँ ला सकेंगे, जो भी आप करना चाहेंगे एटलीस्ट आप लोगों के लिए एक जगह होगी। मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। माशाल्लाह जितने हमारे दोस्त बैठे हैं, आपने जिस तरह इस खित्ते की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि दिन रात लगकर ये मेहनत की गई है। आगे बढ़ते हुए बात करें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास खत्म हो गया। इजलास में बलूचिस्तान और KPK में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में इलेक्शन कमीशन की KPK और बलूचिस्तान में खसूसी सिक्योरिटी इक़दाम की हिदायत की गई। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज ने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद पर किसी को कोई शक व शुबहात नहीं होने चाहिए। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। मज़ीद जानते हैं जावेद नूर, नियो न्यूज़ के नुमाइंदे। जावेद नूर, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा। निगरान वज़ीर दाखिला से गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से कहा गया। मज़ीद क्या कहा गया बताइएगा इजलास में? जी, आज बड़ा अहम इजलास हुआ और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इजलास हुआ और इसमें वफाकी वज़ीर दाखिला, इसके अलावा दीगर जो हुकाम थे और इसके अलावा बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर दाखिला भी मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरीज मौजूद थे, IG पुलिस मौजूद थे। और इस इजलास में जो अब तक बदअमनी के वाक़यात हुए हैं, दहशत गर्दी के वाक़यात हुए हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, उन वाक़यात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई कि इन वाक़यात के रोकथाम के लिए मुस्तक़बिल में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। और इजलास के बाद निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज जो हैं उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू में उनका कहना था कि बलूचिस्तान में जो वाक़यात अब तक हुए हैं उनका वो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं और उन्हें आइंदा आम इंतखाबात से जोड़ना जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के इंसदाद के हवाले से बड़ा चैलेंज दरपेश है, लेकिन उनका कहना है कि इस हवाले से इक़दाम किए जा रहे हैं और दहशत गर्दों की जो कार्रवाइयाँ हैं उन्हें नाकाम बनाया जा रहा है। और उनका ये भी कहना था कि 8 फरवरी के इंतखाबात में किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। 8 फरवरी को इंतखाबात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी के तमाम तर इक़दाम जो है वो किए जा रहे हैं और उनका ये कहना था कि चारों सूबों में सिक्योरिटी मज़ीद बेहतर बनाई जा रही है। आज जो इजलास हुआ तो इजलास में अब तक जो वाक़यात हुए हैं कोयटा, तुरबत, इसके अलावा नसीराबाद और जो दीगर इलाके हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी कई इलाके हैं जहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, तो इन वाक़यात क्यों हुए और मुस्तक़बिल में इन वाक़यात को कैसे रोका जा सकता है। और ख़ास तौर पर जहाँ उम्मीदवार इंतखाबी रैलियाँ निकाल रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, तो इस हवाले से भी कहा गया कि उन्हें कितनी सिक्योरिटी फराम की गई और अगर सिक्योरिटी में कहीं कमी है तो इस कमी को जो है वो दूर किया जाए और ये बात को यकीनी बनाया जाए कि सिक्योरिटी इन तमाम उम्मीदवारों को जो है फराम की जाए और जो दहशतगर्द हैं उनके अज़ाइम नाकाम बनाए जाएँ। और जो आइंदा आम इंतखाबात होने जा रहे हैं तो इसमें बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अच्छा, ये भी बताइएगा जावेद नूर, साथ में कि इलेक्शन चूँकि करीब आ रहे हैं तो क्या इलेक्शन से पहले भी सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे ताकि जो इलेक्शन डे है तब सब सेफ रहे? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त इंतखाबी मुहिम महज चंद रोज़ रह गए हैं और इंतखाबात में भी आप देखें कि जो वोटिंग का अमल होगा उसमें 6 रोज़ बाकी हैं और 24 घंटे पहले उम्मीदवार जो है अपनी इंतखाबी सरगर्मियाँ जो है वो तर्क कर देंगे। तो अभी थोड़ा वक्त रह गया है और इस हवाले से कहा गया है कि तमाम इंतखाबी उम्मीदवारों को सिक्योरिटी फराम की जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, बम धमाके हुए हैं, कई उम्मीदवार हैं जिनके घर पर या इंतखाबी दफ्तरों पे दस्ती बम फेंके गए या फायरिंग की गई और इसमें 2 उम्मीदवार जो है वो हलाक भी हुए। तो ये आज हिदायत की गई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद बेहतर बनाया जाए और यकीनी बनाया जाए कि ऐसे वाक़यात मज़ीद ना हो और जहाँ पर भी कोई उम्मीदवार जलसा कर रहा हो या जुलूस निकाल रहा हो या इंतखाबी कोई रैली है, यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग है, तो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए और पुलिस जो है इस बात को यकीनी बनाए, इंतजामात यकीनी बनाए कि उन्हें तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि दहशतगर्दी के तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि दहशतगर्दी के अज़ाइम को जो है वो ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया जावेद नूर, आपने डिटेल में हमें अपडेट किया है।
आगे बढ़ते बात करें महकमे तालीम सिंध का सूबे भर में 6 से 9 फरवरी तक तातीलात का फैसला। महकमे तालीम के मुताबिक 5 फरवरी से 9 नवंबर तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स, कॉलेजेस और जामियात बंद रहेंगी। तातीलात से मुतल्लिक असम्बली वज़ीर आला हाउस इरसाल कर दी गई है। मज़ीद जान लेते हैं शफकत अजीज से। शफकत अजीज, बताइएगा, छुट्टियां दी गई हैं और पूरे हफ्ते की छुट्टी बन जाती है क्योंकि 5 फरवरी को कश्मीर डे आ जाएगा, उसके बाद पूरा हफ्ता कंसीडर किया जाएगा? जी देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है। महकमा तालीम सिंध ने सूबे भर में 6 से 9 फरवरी तक जो है वो तातीलात का फैसला कर लिया है। इससे कबल 5 फरवरी को महकमा तालीम जो है वो पहले ऐलान कर चुका है यौम कश्मीर के हवाले से तमाम जो स्कूल हैं, कॉलेज, जामियात वो बंद रहेंगी। जो महकमा तालीम के जो तर्जुमान का कहना है कि इन तातीलात की जो समरी है वो वज़ीर आला हाउस रवाना कर दी गई है और जैसे ही वहाँ से मंजूरी होती है तो उसका बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद ये तमाम तर छुट्टियाँ जो है वो सूबे भर में नाफिजुल अमल होंगी और बच्चों की खुशी ठिकाना कोई नहीं, क्योंकि एक हफ्ते की तमाम तर छुट्टियां जो है वो इलेक्शन के साथ और यौम कश्मीर के साथ तमाम तर छुट्टियां जो है वो एक हफ्ता भर की बन जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई। हादसा कराची कैंट स्टेशन पर पेश आया। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आपको बताएं, लाहौर से कराची आने वाली कराक्रम एक्सप्रेस की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। हादसा कराची कैंट स्टेशन पर यह पेश आया, लेकिन हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और अगर बात की जाए कि ये कहाँ पर जा रही थी ट्रेन, तो कराची से लाहौर से कराची आने वाली ये कराक्रम एक्सप्रेस थी जहाँ पर हादसा पेश आया और हादसा कराची कैंट स्टेशन पर पेश आया है। इसमें किसी भी किस्म के जानी नुकसान की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। कराची कैंट स्टेशन पर पेश आया ट्रेन के हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खराब ट्रैक हादसे का बायस बना और बोगी पटरी से हटाने के इकदाम अब जो उतर चुकी है उसको दोबारा से ट्रैक पर लाने के इकदाम किए जा रहे हैं। एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मामला है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पेश पर पुलिस और वकला की हाथापाई हो गई। पेशी पर और हाथापाई से डीएसपी मसंग बिलाल जख्मी हो गए हैं। वकला पुलिस की हाथापाई से डीएसपी मसंग का बाजू भी जख्मी हो चुका है। तो एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का ये मामला है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की पेशी पर पुलिस और वकला की हाथापाई हो गई। हाथापाई से डीएसपी मसंग बिलाल जख्मी हो गए। आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक जारी करने का फैसला सामने आ चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी कार्ड जारी किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बयान हल्फी लिया जाएगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को पोलिंग स्टेशन के अंदर जायजा लेने की इजाज़त भी होगी। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट किसी उम्मीदवार की तशहीर या वोटर पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं कर सकता। बात कर लेते हैं, जावेद नूर हमारे साथ हैं। जावेद नूर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को भी अब इजाजत होगी, उनके हवाले से ज़ाब्ता अखलाक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, क्या डिटेल्स हैं? आपको बताएं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बयान हल्फी भी लिया जाएगा ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इस बार पोलिंग स्टेशन के अंदर का जायजा भी ले सकेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि ज़ाब्ता अखलाक जारी करने का ये फैसला जारी कर दिया गया है कि ज़ाब्ता अखलाक जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ड्राफ्ट तैयार किया गया है और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बयान हल्फी भी लिया जाएगा। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक आम इंतखाबात 2024 इलेक्शन कमीशन का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी करने का फैसला। जावेद नूर साथ हैं। जावेद नूर, ज़ाब्ता अखलाक जारी करने का फैसला किया गया है सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए भी ज़ाब्ता अखलाक जारी करने का फैसला किया है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से सोशल मीडिया के लिए ज़ाब्ता अखलाक का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और आम इंतखाबात के दौरान सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को कार्ड जो है वो जारी किए जा रहे हैं। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है और उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट से बयान हल्फी भी लिया जा सकता है। इस तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है और सोशल मीडिया के लिए जो ज़ाब्ता अखलाक बनाया जा रहा है उस पर अमल दरामद के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया से वाबस्ता
جو بھی افراد ہیں اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو پولنگ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے. یہ تمام تر تجاویز ہیں جنہیں اب حتمی شکل دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ سوشل میڈیا تمام تر تجاویز ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. بہت شکریہ جاوید نور. پاکستان نامہ سے اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے نیو ٹی وی. شہباز شریف اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. بھائیوں اور بہنوں کو میری طرف سے اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے آپ کو سلام پہنچے اینڈ ویری گڈ ایوننگ. آج میں اور میرے ساتھی آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے ملاقات کا موقع فراہم کیا. ابھی جو آپ کے ہر دل عزیز علماء نے جو باتیں کی ہیں میں نے ان کو بڑے غور سے سنا اور ان کی باتوں میں بڑا وزن ہے اور بڑی حکمت اور صداقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی اس طرح کے اجتماع ہوئے جب کبھی بدقسمتی سے کبھی کوئی حادثہ ہوا تو گفتگو ہوئی، دلخراش واقعات ہوئے اور ان کے اوپر ہم نے نہ صرف بڑی ہمدردی سے ان کو سنا اور ان کے اوپر حد المقدور اقدامات لینے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کے باوجود جب کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو تلخیاں کافی عرصے تک وہ ذہنوں میں رہتی ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قائد میاں محمد نواز شریف، ان کی سیاسی زندگی اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہماری مختلف برادریاں ہیں، مسیح برادری ہے، ہندو برادری ہے، سکھ برادری ہے، دوسری جو مذہبی برادریاں ہیں، ان کو اس ملک کے اندر امن اور سکون کے ساتھ رہنے کا پورا حق حاصل ہے. ان کو پاکستان کے آئین کے تحت تمام وہ مراحت حاصل ہیں جن کا آئین پاکستان نے ان سے وعدہ کیا ہے اور اس کا ذکر کیا ہے. اور میاں نواز شریف نے عملی طور پر چاہے وہ اقتدار میں رہے یا اقتدار سے باہر، انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے اندر بسنے والی مذہبی برادریوں سے انتہائی شفقت، محبت اور احترام کا رشتہ روشن کی طرح آیا ہے. یقیناً میرے دور میں بعض بڑے افسوسناک واقعات ہوئے، لیکن میں نے میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں ان واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے اور جہاں پر بھی جو قانون کی جس نے بھی خلاف ورزی کی ہے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے ہم نے اخلاص کے ساتھ کوشش کی. مگر آپ کی جو آبزرویشنز ہیں ہمیں اس کا احترام ہے اور یقیناً ان آبزرویشنز، ان خیالات کو ہمیں مد نظر رکھ کر آگے چلنا ہوگا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرا جو مذہب ہے، ہمارا جو مذہب ہے، قرآن کریم جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے اندر حضرت عیسیٰ کے بارے میں
1 سے زیادہ مرتبہ ذکر آیا ہے، اور ہم بطور مسلمان ان کو اللہ تعالیٰ کا جلیل القدر پیغمبر مانتے ہیں ان کو، اور ان کی جو والدہ محترمہ کی پاکیزگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں گواہی دیتے ہیں، اور یہ بطور مسلمان ہمارے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور میں یہ کہنے میں کوئی بات نہیں سمجھتا کہ مسیحی برادری نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، تعلیم، دفاعی ہمارے جو معاملات، اس میں آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ اس کی ہم پوری طرح تحسین کرتے ہیں، چاہے مرحوم فیصل چودھری ہوں، چاہے جسٹس کرنیلس ہوں، چاہے ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں۔ میں خود میاں محمد نواز شریف سینٹ اینتھنیز کے پڑھے ہوئے ہیں، میں سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل کا میں پڑھا ہوا ہوں، جہاں پر میڈم پال میری وہ ٹیچر تھیں، اللہ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ ہوں گی، ان کی جو انہوں نے جس طرح مجھے پڑھایا لکھایا، اور اسی طرح دوسرے ایک ہمارے پروفیسر ٹیچر سر پیٹرک ہوتے تھے، اور اس طرح ہمارے جو پرنسپل تھے وہ ان کا تعلق ہالینڈ سے تھا، برادر ہینڈرسن۔ تو میں جانتا ہوں کہ تعلیم کی قدر و منزلت، اور میں نے اپنے مسیح جو بھائیوں اور بہنوں سے تعلیم حاصل کی بطور ایک مسلمان کے، تو مجھے اس کے اوپر فخر ہے کہ میری تربیت ہوئی۔ تو آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے ان میدانوں میں وہ یقیناً بہت لائق تحسین ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت کا یہ اہم ترین تقاضا ہے کہ ہم اپنی جو غیر مسلم جو برادریاں اس ملک میں رہتی ہیں، اور حضرت قائد اعظم نے یہ بڑا برملا اور بڑا موقع کے اوپر انہوں نے کہا کہ تمام پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ تمام جو غیر مسلم برادریاں ہیں ان کے حقوق آئین پاکستان میں محفوظ کر دیے گئے ہیں، اور ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں جائے، مندر میں جائے، چرچ میں جائے بغیر کسی ڈر اور خوف کے۔ یہ حضرت قائد اعظم نے فرمایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مارز وجود میں آنا اور پاکستان کی جو تخلیق اور پاکستان کے بننے کے جو فیکٹرز ہیں، ان میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ ہم اپنی غیر مسلم برادریوں کو ہم امن اور سکون مہیا کریں، اور ساتھ مل کر نیشن بلڈنگ ایفرٹس میں ہم آگے بڑھیں۔ تو میں آج جو یہاں پر باتیں فرمائیں بشپ آزاد مارشل صاحب نے اور چندی صاحب نے اور مجید ابل صاحب نے، پیسٹر شہزاد صاحب نے اور کامران مائیکل صاحب نے، کامران مائیکل اب دیکھیے کہ سینیٹر بنے، الحمدللہ فیڈرل منسٹر بنے۔ تو یہ ہے میاں محمد نواز شریف کی سوچ کہ ہماری جو ہماری جو نان مسلم جو کمیونٹیز ہیں پاکستان میں، چاہے وہ مسیحی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان کو کس طرح ان کی جو پارلیمنٹ میں ان کی ایکسپینشن ہوئی ہے اور ان کی پذیرائی ہوئی ہے اور ان کو عام عہدے دیے گئے ہیں۔ تو یہ سوچ ہے، اس فکر کا نام میاں محمد نواز شریف ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب میاں نواز شریف کی لیڈرشپ پہ موقع دیا تو آپ کے ساتھ پہلی فرصت میں ہم بیٹھیں گے
اور بیٹھ کے آپ کے جو معاملات خالی مسیح برادری کے نہیں، جو دوسرے بھی جو کمیونٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے من جملہ بیٹھ کے ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. اور یہ جو آپ نے کہا کہ نیشنل کمیشن فار منارٹیز میں منارٹی کا نمائندہ ہی نہیں ہے، تو یہ کمیشن کی جو تشکیل ہے، اس کے جو خد و خال ہے، اس کے لیے بھی ہم بیٹھ کے آپ سے گفتگو کریں گے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، جو آپ نے جو بات کی، جو نیشنلائز ہوئے جو سکول اور تعلیمی درسگاہیں، یقیناً اس کے بعد ان کا معیار نیچے گیا. پھر ایک بہت اچھا فیصلہ آیا کہ سارے کے سارے واپس آپ کو مل گئے، اور جس سے کہ یقیناً تعلیمی معیار میں دوبارہ بہتری آئی، اور آپ نے لگن اور یگانگت کے ساتھ ان تعلیمی اداروں کو آپ چلاتے ہیں. میں آپ کو آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ جہاں پر ہم نے یہ ساری گفتگو کی ہے، اب اس الیکشن جو کہ 8 فروری کو ہوگا، تو وہ الیکشن اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ ہم جیتیں گے تو تب آپ سے بات ہوگی نا. نہیں، اگر ہم ماضی میں بھی جب حزب اختلاف میں تھے تو میاں نواز شریف، میں آپ کے فنکشن پہ ہم آتے رہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے رائے گنج میں ایک فنکشن ہوا تھا، میاں نواز شریف بھی وہاں تھے، میں بھی وہاں تھا، یہ آپ ہی کا تھا. تو یہ تو میں نے ایک لطیف انداز میں بات کر دی. تو میں کیا یہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے. اور 8 فروری کو چونکہ اس ملک کے اندر جو مسیحی برادری کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد بستی ہے، پاکستان کے 4 صوبوں میں، شہر لاہور میں بڑی میرے خیال میں پاکستان کی شاید اگر کرسچن اگر کمیونٹی ہمارے لاہور میں بہت بڑی کمیونٹی ہے، یوحنا آباد ہے اور آبادیاں ہیں. تو میں آپ سے کامران مائیکل ہمارے بھائی اور آپ جتنے بھی یہاں پر زوما تشریف فرمائے آپ سامنے بیٹھے ہیں، آپ سے ملتمس ہوں کہ مہربانی کر کے آپ میاں نواز شریف کا ماضی کا کردار سامنے رکھ کر جو ان کی جو ہماری جو نان مسلم جو کمیونٹیز کے لیے جو انتہائی شفیق اور مربی کردار رہا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں آپ سے ووٹ کی درخواست کروں گا کہ آپ ہمارے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو مہربانی کر کے آپ اگر آپ ووٹ ڈالیں گے تو ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. اور لاہور کی ہر آبادی میں، پنجاب کے ہر شہر میں آپ کی کمیونٹیز ہیں، پاکستان کی ہر صوبے میں آپ کی کمیونٹیز ہیں. تو آپ اگر یہ مہربانی کریں گے تو ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے مشکور ہوں گے. یہ میرا خیال خواجہ سعد رفیق صاحب کے بھی حلقے میں جو 40,000 ووٹ ہے، میرے حلقے میں میاں نواز شریف صاحب کے حلقے میں، مریم نواز شریف صاحبہ کے حلقے میں، حمزہ شہباز شریف صاحب کے حلقے میں، عطا تارڑ کے حلقے میں، یعنی ہر حلقے میں، یہ اپنا رانا مشہود کے حلقے میں، یہ یہاں پر ماڈل ٹاؤن جو ہے جہاں پر ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے آئی پی پی کے ساتھ، کون ہے یہاں پر؟ اون چودھری ہیں. اس طرح شاہدرہ میں ہمارے اور ہیں آئی پی پی کے علیم خان، اور سردار ایاز صادق ہیں، ہمارے روہیل اصغر ہیں، افضل کھوکر ہیں، اور ہمارے لاہور کے جو پریزیڈنٹ ہیں سیف کھوکر ہیں. یعنی درجہ بدرجہ یہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس اور پورے پاکستان کے طول عرض میں پھیلے ہوئے مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، اگر آپ ان کے لیے مہربانی فرمائیں گے تو میاں محمد نواز شریف اور میں ذاتی طور پر آپ کے شکر گزار ہوں گے. کا مسیحی برادری سے خطاب جاری ہے، یہ مناظر ہیں دیکھے جا سکتے ہیں. وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد شہباز شریف کی جانب سے اقلیتی برادری سے خطاب کیا جا رہا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کے لیے جتنے بھی انتظامات ہوں گے وہ ہماری حکومت کرے گی. مسیحی برادری ہمارے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑی رہی ہے. اور یہاں پر ایک بریک شامل کرتے ہیں.
लाहौर से कौमी असम्बली का हल्का NA-128 और PP 158 के नौजवानों ने रिवायती सियासी जमातों के बयानिए को मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं कि वोट इसको ही देंगे जो रोज़ के मौके फराहम करेगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा क्या कहते हैं वहाँ के लोग? जी बिल्कुल, इस वक्त हल्का NA-128 में मौजूद हूँ। यहाँ की PP 158 यहाँ के नौजवान मेरे साथ मौजूद हैं, नौजवान वोटर। उनसे जानते हैं कि चंद रोज़ ही बचे हैं वोट 8 फरवरी के, तो वोट किसको दे रहे हैं और क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं उनकी, और दूसरी जानब इस हल्के के मसले मसाइल क्या हैं, नौजवानों से जानने की कोशिश करते हैं। जी बताइएगा, वोट किसको आप देने जा रहे हैं, क्या हल्के के मसले मसाइल हैं, किससे उम्मीदें बांध ली हैं? वोट तो इंशाल्लाह ताला लब्बैक का होगा। मसले मसाइल यही हैं कि लाइट आ जा रही है, सुबह 4 बजे से गई हुई है, अभी तक लाइट नहीं आई है। उसके बाद सीवरेज का निज़ाम नहीं है, पानी नहीं आता, लाइट नहीं आती, उसके बाद जॉब के हल नहीं है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइटें भी होना ज़रूरी है, और दूसरी जानब नौजवानों का कहना है कि जो नौजवानों की आवाज़ बनेगा वोट उसी को ही कास्ट किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन की आमद पर तमाम सियासी जमातें मुतहरिक, तमाम हलकों में सियासी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से सियासी सरगर्मियां भी जारी हैं। NA-119, PP 149 सरदार याद सादिक और हमजा शहबाज का हल्का रहा है। हल्के की आवाम को किन मुश्किलात का सामना है, हम जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। इलेक्शन की आमद लेकिन अवाम के मसाइल वही पुराने। तमाम सियासी जमातें मुतहरिक, रहनुमाओं की जानिब से सियासी सरगर्मियाँ जारी। NA-119, PP 149 का इलाका अहाता दत्तूशाह इंतहाई खस्ता खाली का शिकार। पूरे इलाका अब्दुल अलीम खान के अलावा किसी सियासी जमात की जानिब से अभी तक कोई खास कैंपेन नहीं की गई और न ही किसी सियासी जमात की जानिब से पोस्टर और बैनर्स अमेजा किए गए। इलाका मकीन हुक्मरानों से नाला नजर आते हैं। जो एक दफा यहाँ से इलेक्शन जीत के जाता है वो दोबारा कभी अगेन नहीं आता। जो आता है यहाँ पे जलसा निकालता है, जुलूस करता है और आगे बोल के चला जाता है। ना कोई गलियों का काम करता है यहाँ पे, ना कोई यहाँ पे मोटरसाइकिलें खड़ी हो सकती हैं। यहाँ पर बिल बहुत ज्यादा आ गए, लोग परेशान है कि कहाँ से अदा करें हम। आप देख ही रहे होंगे गलियों का क्या हाल हुआ है। इस मोहल्ले के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। गैस का मसला हल हुआ है, वो भी गवर्नमेंट की तरफ से ही हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि सड़क की तमीर भी रेलवे पुलिस लाइन का दफ्तर साथ होने के बायस की गई, जबकि इस इलाका में साबिक वजीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पुरानी रहायशगाह भी मौजूद है और मियां नवाज शरीफ अपना वोट कास्ट करने भी इधर आते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट मैक्लोड रोड और हार्डवेयर मार्केट ब्रांड अर्थ रोड भी यही है। कैमरामैन बाकिर हुसैन के साथ शेख दानिश, न्यूज़ लाहौर। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़े बड़े पीना फ्लेक्सिस पर पाबंदी के बावजूद उम्मीदवारों ने जगह जगह पर पीना फ्लेक्सिस आवेजा कर दिए हैं और दूसरी जानिब मॉनिटरिंग टीमों ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां तेज करने का इंदिया भी दे दिया। रिपोर्ट करें फैसलाबाद से वकास शराज। आम इंतखाबात की कैंपेन के लिए उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अहकामात हवा में उड़ा दिए। फैसलाबाद में बड़े बड़े पैना फ्लेक्सिस अवेजा कर दिए गए। इंतखाबी मुहिम और आम इंतखाबात में हजारों टन प्लास्टिक इस्तेमाल किए जाने और लाखों पैना फ्लेक्स और बैनर्स बनने से फजाई आलूदगी का खदशा भी बढ़ गया। शहरियों ने ऐसे उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया। को चाहिए कि इस चीज़ पर स्ट्रिक्टली एक्शन ले कि क्या हो रहा है यहाँ पर। इलेक्शन कैंपेन की सूरत में जो है ना पब्लिक के लिए ही ये प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा रही हैं, कन्वीनियंस पैदा करने की बजाय। इलेक्शन मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मॉनिटरिंग टीमें मुतहरक हो गई। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर उम्मीदवारों पर जुर्माने आयद कर दिए गए, जबकि अहम शराहों पर ममनुआ तशहीरी मवाद हटाने की कार्रवाई भी मजीद तेज करने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है ना ज़ाब्ता इखलाक जारी किया, तो उसके लिए उन्होंने एक जो है ना साफ ज़रे के एक साइज़ फिक्स कर दिया और इस साइज़ से ज़्यादा जो है ना बड़ा कोई भी जो है ना पब्लिसिटी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग टीमों ने उम्मीदवारों को इस बात से खबरदार भी कर दिया कि ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी से इज्तनाब किया जाए, वरना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इलेक्शन कमीशन की जानब से पाबंदी के बावजूद शहर भर में उम्मीदवारों की जानब से बड़े बड़े पैना फ्लेक्सिस अवेजा कर दिए गए, मगर इनके खिलाफ कार्रवाई न होने के बराबर है। कैमरामैन महबूद के साथ वकास शराज, न्यू फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताते चले यहाँ पर कि फैसलाबाद के हल्के की बात हमारी जानिब से की गई। इसके अलावा आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन का जो इजलास है उसकी अंदरूनी कहानी जो है वो सामने आ चुकी है और इसके अलावा आपको हम बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ उसमें कौन कौन से अमूर ज़ेरे बहस आए।
आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के इजलास के हवाले से उसके अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है और इसके अलावा आपको बताते चले कि इजलास में कौन कौन शामिल थे। इजलास में इंतखाबी सरगर्मियां भी जारी थीं और सिक्योरिटी यकीनी बनाने के इजलास में हिदायत दी गई है और इसके अलावा पोलिंग डे पर हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल रखने की तजवीज़ भी सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक इजलास में ये तजवीज़ भी सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन के इजलास में 8 फरवरी को हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल कर दी जाएगी। और बताते चलें कि इजलास में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आए कि 8 फरवरी को सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए जाएंगे, किसी भी किस्म की शरंगेजी या दहशतगर्दी ना फैलाई जाए। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस वो भी मुअत्तल कर दी जाएगी। जावेद नूर हमारे साथ हैं। जावेद नूर, इलेक्शन कमीशन के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है, बताइएगा। जी, इलेक्शन कमीशन में आज अहम इजलास हुआ और इस इजलास में सिक्योरिटी के हवाले से बिलखुसूस जो है मुख्तलिफ मामलात पर गौर किया गया और इलेक्शन कमीशन की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में उम्मीदवारों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई और जिन उम्मीदवारों को थ्रेट्स मिले हैं या धमकी मिली तो और उन्हें रैलियों निकालने से हवाले से कहा गया है कि वो उम्मीदवार बिलखुसूस जब रैलियां निकालें या कार्नर मीटिंग करें या इंतखाबी मुहिम चला रहे हों तो मकामी पुलिस को पेशगी इतला दी जाए ताकि उन्हें सिक्योरिटी फराम की जाए। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के इजलास में 8 फरवरी को हसास इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुअत्तल करने की तजवीज़ भी सामने आई है, जबकि हसास इलाकों में जो इंटरनेट की सर्विस है वो भी मुअत्तल करने की तजवीज़ सामने आई है। ताहम इस पर अभी हतमी फैसला किया जाना है क्योंकि जो इंतखाबी नताइज के लिए जो इलेक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, वो भी इंटरनेट पे ही काम करेगा और बगैर इंटरनेट के भी काम कर सकता है, लेकिन नताइज की बरवक्त तरसील के लिए जरूरी है कि इंटरनेट दस्तयाब हो। तो इस हवाले से अभी इस तजवीज़ पर गौर किया जा रहा है और जल्द हतमी फैसला कर लिया जाएगा। ठीक है जावेद नूर, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अपडेट्स। आम इंतखाबात पर सिंध के तालीमी इदारों में छुट्टी होगी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में छुट्टियों की समरी मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का मुकदमे से डिस्चार्ज या बरी होने वाले कम उम्र बच्चों का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालने का हुक्म। लाहौर में एयरपोर्ट रोड पर ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार कार ने खातून सुमेरा बीबी को कुचल डाला। वेलकम बैक। गुजरावाला की सूबाई नशिस्त PP 70 में मुस्लिम लीग नून 2 धड़ों में तकसीम हो गई। मरकजी क़यादत का वफ्द भी इख्तलाफात खत्म कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होकर वापस लौट गया। सूबाई नशिस्त PP 70 से नून लीग का टिकट न मिलने पर आज़ाद हैसियत इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले मीर अबरार ने नून लीग के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने से इनकार कर दिया है। गुजरावाला से ब्यूरो चीफ शफकत इमरान से हम जानते हैं। शफकत इमरान, माजरा क्या है, बताइएगा। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरह आप जानते हैं कि इंतखाबी मुहिम में बहुत तेज़ी आई हुई है और जो रूठे हुए उन्हें मनाने का सिलसिला भी जारी है। हम इस वक्त जो खड़े हैं ये सूबाई असम्बली की नशिस्त है PP 70, जहाँ पर खड़े होकर आपसे बात कर रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। यहाँ पर जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, टिकट ना मिलने की वजह से वो रूठ गए और उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में खड़े होने का ऐलान किया और अपनी भरपूर कैंपेन चलाए हुए हैं। यहाँ पर यह हुआ है कि यहाँ पर मरकजी क़यादत की तरफ से एक वफद जो है उन्हें मनाने के लिए आया है, उनसे बातचीत भी की, उन्होंने क्या जवाब दिए और अभी तक तो वो दस्तबरदार नहीं हुए। मेरे साथ हैं मीर इब्रार साहब जो इस नशिस्त पे जो है वो बाकायदा इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मरकजी क़यादत आपके पास आई, मुश्ताक मिन्हाज साहब जो हैं मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा हैं, वो आए, नासिर भट्ट साहब आए, क्या कहा उन्होंने आपसे? उन्होंने मुझे यही कहा कि हम आला क़यादत की तरफ से आए हैं, आप दस्तबरदार हो हाजी मानुल्लाह साहब के हक में। और मैंने कहा जी ये मुमकिन नहीं बिल्कुल भी। हाजी मानुल, अगर मैं दस्तबरदार हूँ भी तो हाजी मानुल्लाह साहब यहाँ से सीट नहीं निकाल सकेंगे। अच्छा, अब पूरी उम्मीद है? मैं पूरी उम्मीद नहीं हूँ जी, मैं पूरी यकीन हूँ जी। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद जीतने के बाद फिर आप मुस्लिम लीग नून नहीं जाएंगे क्या? देखे, मैं मुस्लिम लीग नून का ही बी हूँ,
اور اصل میں جو ٹکٹ کا حقدار بھی میں ہی تھا میرے علاقے سے, اور یہ میں ثابت کروں گا قیادت کو. بہت شکریہ میر صاحب کی آپ نے بات سن لی. بات یہ ہے کہ قیادت کا جو فیصلہ تھا وہ درست ہے یا نہیں, لیکن صورتحال یہ ہے کہ میر ابرار جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں. قیادت کی طرف سے آنے والے وفد کو بھی انہوں نے جواب دے دیا ہے اور اپنی بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں. دیکھتے ہیں 8 فروری کو کیا نتیجہ نکلتا ہے. یہاں پر نون لیگ کا مقابلہ نون لیگ سے ہی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے شفقت عمران, بہت شکریہ. پہلے فلیکس میں لگاؤں گا. فیصل آباد میں متوالے آپس میں الجھ پڑے. دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں نون لیگ کے جلسے کے دوران کارکنوں کا فلیکس لگانے پر جھگڑا ہو گیا. متوالوں کی ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش, یہ مناظر ہیں دیکھے جا سکتے ہیں. فیصل آباد میں فلیکس لگانے پر متوالوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی اور دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں نون لیگ کے جلسے کے دوران یہ مناظر ہیں جو کہ دیکھے جا سکتے ہیں. کارکنان آپس میں الجھ پڑے کہ پہلے جو ہے فلیکس وہ میں لگاؤں گا. متوالوں کی ایک دوسرے پر تھپڑوں کی بارش اور فیصل آباد کے مناظر ہیں جہاں پر فلیکس لگانے پر آپس میں لڑائی ہوئی. وقاص شیراز ہمارے ساتھ ہیں, نیو کے نمائندے. وقاص شیراز, آگاہ کیجیے گا صورتحال کے حوالے سے. جی بالکل, دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں کل مسلم لیگ نون جو ہے جلسہ کرنے جا رہی ہے. اس حوالے سے جو ہے تمام تر انتظامات دیکھنے کے لیے جو وہاں پر لیگ کی قیادت پہنچی تو وہاں پر امیدوار جو ہے آپس میں جو الجھ پڑے, میاں ضیاء الرحمان اور اسرار منی خان جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں دونوں, اور ان کے دونوں کے درمیان پہلے طلق کلامی, اس کے بعد جو ہے بات جو ہے وہ تھپڑوں تک جا پہنچی تو ایک دوسرے پر تھپڑ بھی برسائے گئے. وہاں پر جو ہے کارکن بھی آپس میں لڑ پڑے. جو ان کے حامی تھے وہ بھی کافی وہاں پہ جو حالات جو ہے وہ بگڑ چکے تھے, لیکن بعد میں جو ہے بڑی قیادت میں آ کے اور پولیس نے وہاں پر آ کر جو ہے بیچ بچاؤ کروایا. اور بتایا یہ جا رہا ہے فلیکسز لگانے پر جو ہے یہ معاملہ پیش آیا جس میں جو ہے دونوں جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں وہ آپس میں الجھے تھے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. فیصل آباد کا حلقہ N103 مسلم لیگ نون کا گڑھ مانا جاتا ہے. یہاں پر انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہیں. اکرم انصاری مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں, جبکہ پی ٹی آئی کے علی سرفراز اور گلوکار ابرار الحق بھی آزاد حیثیت سے میدان میں ہیں. فیصل آباد سے ساجد خان رپورٹ کر رہے ہیں. فیصل آباد کا حلقہ N103 مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے. یہ حلقہ غلام محمد آباد, دھوبی گھاٹ اور جناح کالونی سمیت متعدد وسیع علاقوں پر مشتمل ہے. یہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار اکرم انصاری 5 بار قومی اسمبلی میں پہنچ کر اپنا لوہا منوا چکے ہیں. N103 جو ہے نا, یہ حاجی اکرم انصاری والا حلقہ ہے. یہ بہت اچھے ہیں انشاءاللہ. یہاں سے ہر بار جو ہے نا وہ مسلم لیگ نون جیتی ہے, انشاءاللہ اس بار بھی جیتے گی. حلقہ میں مسائل کا انبار ہے. گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, سیوریج کے مسائل ہیں اور پینے کا صاف پانی بھی دستیاب نہیں. اس کے باوجود انتخابی امیدوار جیت کے لیے پرعزم ہیں. کہتے ہیں کہ منتخب ہو کر عوام کے مسائل کو حل کیا جائے گا. ہمارے جو علاقے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, کسی نے مرمت تک نہیں کی. حالانکہ مرمت کرنے میں تھوڑے پیسے لگتے ہیں, جب بناتے ہیں اس کو تو اس پہ اس کے 10 گنا زیادہ پیسے لگتے ہیں. تو انہوں نے جو تباہی کی ہے, میں اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں, میرے حلقے میں یہ کچھ ہوا ہے, باقی شہر کے اندر بھی یہی کچھ ہے. N103 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار اور پی ٹی آئی کے علی سرفراز اور آزاد امیدوار گلوکار ابرار الحق کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے. کیمرامین محمد وقار کے ساتھ ساجد خان, نیو فیصل آباد. پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں عام انتخابات کے لیے تیاریاں جاری ہیں. 2024 کے عام انتخابات کے بعد خیبر پختونخوا کا ممکنہ وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے, جانتے ہیں پشاور سے محمد اعجاز آفریدی کی اس رپورٹ پہ. 2024 کے عام انتخابات میں 1 درجن امیدوار خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل. JUI کے اکرم خان درانی, ANP کے امیر حیدر خان ہوتی, PTI کے پرویز خٹک, مسلم لیگ نون کے امیر مقام متوقع وزیر اعلیٰ کے مضبوط امیدوار ہیں. دیگر متوقع امیدواروں میں علی امین گنڈاپور, محمود خان, تیمور سلیم جگڑا, سکندر خان شیرپاؤ, پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر محمد علی شاہ باچا اور JI کے عنایت اللہ بھی شامل ہیں. امیر مقام PK5 سوات, امیر حیدر ہوتی PK52 مردان, پرویز خٹک PK87 اور 88 نوشہرہ سے صوبائی حلقوں پر انتخابات لڑیں گے, جبکہ اکرم خان درانی PK100 اور PK102 بنوں سے انتخابات میں حصہ لیں گے. محمود خان PK10 سوات, محمد علی شاہ باچا PK24 ملاکنڈ, سکندر شیرپاؤ PK72 چارسدہ اور علی امین گنڈاپور PK112 اور PK113 سے قسمت آزمائی کریں گے. مولانا فضل الرحمان کے بھائی لطف الرحمان بھی PK114 ڈیرہ اسماعیل خان اور جماعت اسلامی کے عنایت اللہ PK13 دیر سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں.
ان تمام امیدواروں میں خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کا صحرا کس کے سر سجے گا؟ 8 فروری کے انتخابات کے بعد صورتحال واضح ہو جائے گی۔ محمد اجاز آفریدی، نیو نیوز، پشاور۔ خیبر پختونخوا میں 12 سیاسی جماعتوں کے قائدین میدان میں ہیں۔ میاں محمد نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اور آفتاب شیپاؤ سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ رپورٹ کریں پشاور سے لحاظ علی۔ سیاسی جماعتوں کے قائدین کا پسندیدہ میدان جنگ صوبے میں میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان سمیت 12 سیاسی جماعتوں کے قائدین انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف خیبر پختونخوا کے ضلع مانسہرہ سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہے۔ ان کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے۔ جماعت اسلامی کے مرکزی امیر سراج الحق لوئر دیر سے انتخابات لڑ رہے ہیں، جبکہ نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے محسن داوڑ شمالی وزیرستان اور عوامی نیشنل پارٹی کے قائم مقام صدر امیر حیدر ہوتی مردان سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان آزاد حیثیت سے بنیر سے، جبکہ رائے حق پارٹی کے ابراہیم قاسمی پشاور سے امیدوار ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان ڈیرہ اسماعیل خان سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں، جبکہ قومی وطن پارٹی کے آفتاب احمد خان شیرپاؤ اور پی ٹی آئی پی کے چیئرمین پرویز خٹک نوشہرہ سے قومی اسمبلی کے امیدوار ہیں۔ ان قائدین کے علاوہ غیر معروف جماعتوں عوامی ڈیموکریٹک پارٹی اور عوامی انقلابی لیگ کے سربراہان بھی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں۔ لحاظ علی، نیو نیوز، پشاور۔ مانسہرہ میں بھی عام انتخابات کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا ہے۔ سرسبز پہاڑوں، خوبصورت ترین جھیلوں اور وادیوں پر مشتمل ضلع مانسہرہ میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے مانسہرہ سے انتخابات میں حصہ لینے سے ضلع کی اہمیت بڑھ چکی ہے۔ مزید بتا رہے ہیں مانسہرہ سے عقیل احمد۔ مانسہرہ میں انتخابی جنون انتہاؤں پر، قومی اسمبلی کی 2 اور صوبائی کی 5 نشستوں پر عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ چھوٹی بڑی پارٹیوں کے امیدواروں نے ریلیوں، جلسوں اور عوامی رابطوں سے مانسہرہ کے سرد ماحول کو خوب گرمایا ہوا ہے۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے حلقہ NA-15 سے انتخابات میں حصہ لینے کی وجہ سے یہ حلقہ خصوصی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ مانسہرہ کے 2 حلقوں کی کل آبادی 20 لاکھ سے زائد ہے، جس میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 12,27,893 ہے۔ یہ شہر گو نہ گو مسائل کا شکار ہے، لیکن مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کامیاب ہونے کے بعد حلقے کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں۔ یہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، الحمدللہ۔ پھر 5 صوبائی حلقوں میں پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور پہلے بھی یہاں پاکستان مسلم لیگ نون جیتی ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا مقابلہ مفتی کفایت اللہ اور تحریک انصاف کے امیدوار سلیم عمران سے ہے، جن کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے 30 سال اقتدار میں رہنے کے باوجود وعدے پورے نہیں کیے، اس لیے عوام انہیں بری طرح شکست سے دوچار کریں گے۔ مانسہرہ کے دونوں حلقوں میں مسلم لیگ نون، JUI اور PTI کے نامزد امیدواروں میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ عقیل احمد، نیو نیوز، مانسہرہ۔ منڈی بہاؤدین میں سیاسی گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ NA-68 میں نون لیگ، جماعت اسلامی اور آزاد امیدوار انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ نمائندہ نیو نیوز محمد ظہیر خان سے مزید جانتے ہیں۔ جی محمد ظہیر، بتائیے گا انتخابی مہم کے حوالے سے۔ منڈی بہاؤدین میں سیاسی گہما گہمی عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ NA-68 میں اس وقت میں موجود ہوں۔ اس حلقہ میں مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، آزاد امیدوار کی ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم زور و شور سے جاری ہے، لیکن اس حلقہ سے مسلم لیگ نون کے مشاہد رضا گجر اور آزاد امیدوار حاجی امتیاز احمد چودھری سابق MNA میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ بات یہاں کرتا چلوں، اپنی کامیابی کے دعوے کرنے والے جماعت اسلامی کے چودھری ریاض فاروق شاہی کی الیکشن مہم میں خواتین کا اہم کردار نظر آ رہا ہے، جو ڈور ٹو ڈور اپنی مہم کامیابی سے چلا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار آصف بشیر بھاگڑ، جو حلقہ میں ورکرز کو مایوس کر چکے ہیں، وہ صرف اور صرف 41 میں مکمل دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ڈور ٹو ڈور الیکشن مہم کامیابی سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو 8 فروری کو آزاد امیدوار حاجی امتیاز احمد چودھری سابق MNA اور نون لیگ کے مشاہد رضا گجر میں کانٹے دار مقابلہ متوقع ہے۔ دیکھتے ہیں جیت کا سہرا کس کے سر پر سجتا ہے۔ یہاں بات کرتا چلوں PP 40 کی، PP 40 میں بھی
वाहिद उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमीदा मियाँ भारी अक्सरियत से कामयाबी के दावे कर रही हैं और वो मुख्तलिफ मकामात पर कारर मीटिंग जुलूस और रैलियों का इनकाद करके अवाम में मुतरक हो चुकी हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। इलेक्शन आमद से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।